अच्छा, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्फीयर का, वो कैसा स्फीयर हमारे पास, सॉलिड स्फीयर है। इसमें कह रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग में हॉलो होगा और सॉलिड होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे उसमें फर्क आ जाएगा। लेकिन कंडक्टर के केस में, अगर कंडक्टर का अगर बात करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज हमेशा कहाँ लाई करता है, उसके सरफेस के ऊपर। कंडक्टर का अगर बात करेंगे तो चार्ज कहाँ लाई करेगा, उसके सरफेस के ऊपर। लेकिन नॉन कंडक्टिंग कैसा ले हम लोग, सॉलिड। सॉलिड में जब लेंगे तो चार्ज कहाँ लाई करेगा, पूरे बॉडी के अंदर। चार्ज जो लाई करेगा इसका, वो पूरे बॉडी के अंदर लाई करेगा। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग कंसिडरेशन लेंगे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। इससे पहले हम लोग क्या लिए थे, सिग्मा, किसके अंदर है, कंडक्टर के केस में। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के केस में जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे, रो यूज करेंगे। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अब यहाँ पे जो चार्ज एग्जिस्ट होगा वो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट होगा। यहाँ जो चार्ज एग्जिस्ट होगा वो एक वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। उसके लिए हम लोग रो बनाए हैं, और क्यू क्या है, हमारा टोटल चार्ज है, और 4/3 पाई आर क्यू क्या है, इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम है तो हम लोग यहाँ रेडियस क्या ले रहे हैं, ये कैपिटल आर। यानी एक हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं जिसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर माने हैं, और इसका सेंटर कहाँ माने हैं, ओ। ठीक है, ये हमारा कंसिडरेशन है जिसमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, रो इक्वल टू कितना है, चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो दो पॉइंट में निकालेंगे, एक है इनसाइड में, एक है आउटसाइड, और एक तीसरा पॉइंट भी ले लेंगे जो इसके सरफेस के ऊपर। क्या करेंगे, इसके सरफेस के ऊपर। क्लियर चीज। तो यहां पे जो हम लोग पहला निकालने जा रहे हैं वो क्या है, इनसाइड द कंडक्टर। पहला जो हम लोग निकालने जाएंगे वो कौन सा होगा हमारे पास, इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना। पहला जो पॉइंट हम लोग निकालने जा रहे हैं वो कौन सा, इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर पहला पॉइंट है, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग बॉडी। तो मान लो कोई पॉइंट पी हम लोग ले लेते हैं। क्या करते हैं, कोई पॉइंट पी यहां कंसीडर कर लेते हैं इनसाइड में, जैसे कंडक्टर के केस में कंसीडर किए थे। सेम वही चीज यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, और इस पॉइंट को अगर हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किससे एप्लीकेशन करके, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके। हम लोग को जो निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके। तो गॉस लॉ सबसे पहले क्या करता है, एक सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले सरफेस जो कंसीडर करेंगे वो कैसा करेंगे हम लोग, स्फेरिकल। कैसा बॉडी होगा ये, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये क्या कहलाएगा हमारा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा होगा हमारा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये कौन बोला, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट पे एक सरफेस को कंसीडर करना होगा। तो इस तरह से कंसीडर करना होगा कि पॉइंट उसके सरफेस पे लाई होना चाहिए, ताकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो या तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो या इसके पैरेलल हो। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और इसके ऊपर सरफेस एरिया एक हम लोग कंसीडर करना होगा, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया। मान लो एलिमेंट्री एरिया हम लोग क्या ले रहे हैं, डीए। वो एलिमेंट्री एरिया क्या ले रहे हैं, डीए, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखे, उसके साथ एक एलिमेंट्री एरिया हम लोग कंसीडर किए डीए। अब क्या करते हैं, गॉस लॉ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल फ्लक्स बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा है गॉस लॉ। गॉस लॉ का डेफिनेशन यही था, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू
टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, फ्लक्स बनाने के लिए हम लोग को E डॉट ds, तो यहाँ क्या देख रहा है कि एरिया और ये, तो ds ना लिख के dA लिख लो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा यहाँ पे 0 डिग्री। अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा हमको, थीटा डिग्री। यहां से हम लोग जब निकालेंगे फ्लक्स का यानी क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का कैलकुलेशन जब करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां से इसको जब तोड़ेंगे तो इसका वेक्टर टूटेगा तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा ई डी ए। क्योंकि ये सरफेस कैसा हमारा छोटा 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 छोटा, हम लोग क्या करेंगे सरफेस को जोड़ के बनाए होंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बनाएंगे तो हम लोग जो ये स्फीयर कंसीडर किए थे उसका रेडियस क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। ये जो हम लोग स्फीयर किए थे गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस कितना मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल आर। और ये स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से छोटा है। क्या है, स्मॉल, इस साइड में यानी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। हमारा जो ये रेडियस है कौन सा, जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो बड़े वाले रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से अब हम लोग जब निकालेंगे तो क्लोज करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसका लिमिट उठाएंगे कितना 0 टू टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या कह रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन को हटाने के लिए, अगर इस क्लोज इंटीग्रेशन को हटाना है इसका मतलब क्या करना है, सरफेस को क्लोज करना है। सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये छोटा वाला रेडियस है इसलिए स्मॉल आर हम लोग यहाँ यूज करेंगे। एक कैपिटल एरिया बोलता कैपिटल आर यूज करते, लेकिन हमको किसको कंसीडर करना है कि गॉसियन सरफेस को क्लोज करना है, यानी जोड़ जोड़ के क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस तैयार करना है। गॉसियन सरफेस तैयार करना कैसा है, स्फेरिकल है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को फ्लक्स का वैल्यू जो है वो ई डॉट डी ए का वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और चीज देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, सेम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस सबका सेम है, इसलिए सिमेट्रिकल बॉडी। इसलिए गॉस लॉ जब लिखा है तो उसमें क्या लिखे थे हम लोग कि वो ज्यादा आसान होता है किसके लिए, जो बॉडी कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, जैसा बॉडी सिमेट्रिकल होगा। तो स्फेरिकल कैसा है, सिमेट्रिकल बॉडी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है हर जगह। और चूंकि इक्वल डिस्टेंस में है, इक्वल डिस्टेंस में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जिसके कारण वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का नहीं करते हैं, इसका करते हैं जो वेरिएबल चीज होता है। ये 4 पाई आर का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ई इंटू ए 0 टू 4 पाई आर का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग तो ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, ये हम लोग सेकंड मान लेते हैं, चूंकि इससे पहले फर्स्ट माने हुए थे, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। समझ में आ गया, प्लस किसके थ्रू, ये गॉसियन सरफेस के थ्रू। फ्लक्स निकालने का दो तरीका गॉस बताया, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड से और एक है चार्ज इनक्लोज से। तो ये हम लोग किससे निकाले होंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से इनटू एरिया से। अब सेकंड पार्ट क्या करना है हम लोग को, चार्ज इनक्लोज हम लोग को निकालना है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। तो चार्ज इनक्लोज के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो पूरे पे बड़ा वाला जो था पार्ट उसमें टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। अब इसके अंदर जाएंगे तो क्या उतना ही चार्ज हम लोग को मिलेगा। सोचने वाला बात है कि अगर हम यहां खड़ा है तो टोटल चार्ज मिल रहा है, तो इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, उतना क्वांटिटी मिलेगा या उससे कुछ कम मिलेगा। तो ऑब्वियस से बात है कि अंदर जैसे जैसे अंदर जाएंगे चीज कम होते जाएगा, जैसे जैसे बाहर जाएंगे वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो हम जब अंदर जाएंगे तो इसका चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीका हम लोग, तो वॉल्यूम से। अब इसके आगे क्या निकालेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, तो फिर आगे हम चलो अब यहां पे छोड़ देते हैं इक्वेशन को, याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्ज इनक्लोज क्यू इनसाइड, क्या निकालेंगे इसमें, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन
सरफेस। तो Q इन जो होगा वो रो इनटू इसका वॉल्यूम कितना है हमारा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अगर हम चार्ज के टर्म में चाहे डेंसिटी के टर्म में चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, डेंसिटी के टर्म में चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, और अगर चार्ज के टर्म में लेंगे तो रो इक्वल टू क्या था हमारे पास Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब कट जाएगा, यहाँ से Q क्लोज क्या हो जाएगा, दोनों के टर्म में हम फॉर्मूला लिख देंगे Q/r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। ये इक्वेशन कौन सा हो गया हमारे पास 4। इन दोनों का वैल्यू किसमें डाल देते हैं इक्वेशन 2 में। क्या करते हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 2 गॉस लॉ में डाल देते हैं। तो आया था E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू Q इनक्लोज क्या हो जाएगा Q इंटू r क्यूब बाई r क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q r का क्यूब बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये r क्यूब से ये कटेगा, कितना बचेगा ऊपर में r बच जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल जो आंसर हम लोग का बनेगा वो E इज इक्वल टू QR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो देखो यहाँ E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड Q 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट r क्यूब पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r। यानी जब भी इनसाइड में होंगे, अगर हम लोग नॉन कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड में होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बढ़ते जाएगा। ये हमारा दे रहा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। ठीक है ना, श्योर। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट हमारे पास किसके ऊपर इनसाइड में। अब अगर बोलेगा ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, तो क्या होगा। अगर हम लोग सेकंड केस इसका देखें तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रखना है। सेकंड केस में अगर बोलेगा ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी के क्या बोलेगा, अगर सरफेस के ऊपर में बोलेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं केवल। ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी क्या करना है, सब कुछ सेम कंसिडरेशन करना है जैसे लिए हैं, केवल क्या करना है r इक्वल टू कैपिटल R ले लेना है। क्या करना है r इक्वल टू कैपिटल R हमको यूज कर लेना है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R जो है वो हमको यूज कर लेना है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे, वो आया था k क्यू r बाई कैपिटल R क्यू। ठीक है ना, ये हम लोग का अभी फॉर्मूला बना था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू r इक्वल टू, अगर कैपिटल R रखोगे तो क्या बन जाएगा A इज इक्वल टू k क्यू इंटू कैपिटल R बाई R क्यू। यहां से इसको काटेंगे तो बन जाएगा ये k क्यू बाई R का स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो k क्यू बाई R का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, E मैक्स। अगर पूछेगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कि नॉन कंडक्टिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम होता है, तो कहां बताएंगे ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी। क्या देखे थे, जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जा रहे थे, जैसे जैसे दूर जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है।
हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा है? चलो, तो कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी जैसे जैसे हम लोग यहाँ से डिस्टेंस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, लेकिन सरफेस पे जब जाएंगे, जब सरफेस पे पहुंचेंगे वहां मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या है, कोई चीज बढ़ा और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर से उसको घटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हो गया ना, ई मैक्स हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, मैक्सिमम हो गया। अब जब हम आउटसाइड जाएंगे, जब हम आउटसाइड जाएंगे तो क्या होगा, जब हम आउटसाइड जाएंगे तो, ठीक है। तो थर्ड केस हम लोग करेंगे कौन सा, आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थर्ड पॉइंट जो हम लोग का है, थर्ड, लेना स्क्रीनशॉट को ले लो पहले। ठीक है ना, इसको अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, केस थर्ड, आउटसाइड द, थर्ड केस में आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी लिख सकते हो, नॉन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी, बॉडी। फिर से कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब इस बार जो हम लोग पॉइंट क्या लेंगे कि आर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो होगा, अभी जो हम लोग बनाए थे ये, इस पॉइंट को अब कहां लेंगे, आउटसाइड। ये वाला जो पॉइंट अब हम लोग लिए थे वो क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, आउटसाइड में कोई पॉइंट पी कंसीडर करना पड़ेगा। अब जो है वो कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कहा, आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मान लो ये पॉइंट पी कहीं यहां रहा होगा, क्या कंसीडर कर लेते हैं, कोई पी पॉइंट है जो यहां कहीं रहा होगा। तो पी पॉइंट अगर यहां कहीं रहा होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। फिर इसमें कैसा करेंगे हम लोग, फिर से स्फेरिकल लेंगे। कैसा कंसीडर करेंगे हम लोग, स्फेरिकल, इस और सिमेट्रिकल होना चाहिए, स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग। तो हम थोड़ा दूसरे कलर से करते हैं, नॉन कंडक्टिंग थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, लेकिन जस्ट आउटसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट पी है, तो फिर से पॉइंट पी कहां लाई करना चाहिए, इसके सरफेस पे होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी किधर होगा इसका, डी ए ही होगा। देखो अभी जो हम लोग फ्लक्स बनाए थे, फिर से गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। सरफेस कैसा कंसीडर करना है, फिर से स्फेरिकल लेना है। इस तरह से कंसीडर करना है कि ये पॉइंट पी क्या होना चाहिए, सरफेस के ऊपर लाई होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड। तो जो अभी केस करते जा रहे हैं, लगातार इस चीज को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में भी अप्लाई किए, नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड में और आउटसाइड में, चारों की जगह सब कुछ सेम चल रहा है। केवल क्या है, चार्ज का इंक्लोज में फर्क आएगा। फ्लक्स जो बनाएंगे बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से हमको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, यानी थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना हमारा, फिर से 0 डिग्री। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो ई डॉट डी ए इसका, तो ये डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब इस क्लोज इंटीग्रेशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस का पूरा छोटा छोटा एरिया क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे। तो हम लोग पूरा जब एरिया ऐड कर रहे हैं तो कैसा शेप बन रहा है, स्फेरिकल शेप का बन रहा है। फिर से हम लोग छोटा छोटा एरिया को अगर ऐड करेंगे हम लोग, तो शेप कैसा तैयार होगा, स्फेरिकल तैयार होगा। तो यहाँ जो एरिया लेंगे तो क्या ले लेंगे, फिर से स्फेयर का लेंगे, तो आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, ई कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर ले लेंगे, और क्लोज हटा रहे तो 0 टू
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ क्या है, देखो इससे पहले जो केस किए उसमें भी वही सेम चीज बन रहा है, फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस बार आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर है। इससे पहले वाले में जो था आर वो लेस देन कैपिटल आर था, बस फर्क यहाँ पे है। फर्क यहाँ पे है, बाकी सब कुछ जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सेम प्रोसेस में जा रहे हैं। तो कंडक्टर का केस हो, नॉन कंडक्टिंग का केस हो, ये जो ई डॉट डी एस से जो हम लोग फ्लक्स बना रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन से, वो सब जगह सेम ही आ रहा है। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क हर बार क्या हो रहा है, चार्ज इंक्लोज में। हर बार जो फर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है वो किसमें, चार्ज इंक्लोज में। तो इस बार चार्ज इंक्लोज कितना होगा, इस बार हम लोग का चार्ज इंक्लोज क्या होगा, तो चूंकि अब टोटल चार्ज इसके अंदर है, कोई भी चार्ज जो है अब इससे ज्यादा तो हमको बाहर मिलेगा नहीं। क्या बोले, अब इससे बाहर चले गए, इससे ज्यादा चार्ज जो हो, टोटल चार्ज है उससे ज्यादा तो चार्ज हमको मिलने वाला है नहीं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज हो जाएगा। टोटल चार्ज इंक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज होगा वो कैपिटल क्यू के बाद, यानी स्मॉल क्यू जो टोटल चार्ज हम लोग माने हैं उसके बराबर हो जाएगा। टोटल चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से कैलकुलेशन क्या करना है, इसका वैल्यू क्या है, इक्वेशन थर्ड मान लो। अब ये रखना आसान हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, इसको हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों के इक्वेशन से अगर ले जाए क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम लोग जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको सेट करके लिख दो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यानी ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके जैसा नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह नजर आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नजर आ रहा है, पॉइंट चार्ज के कारण, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर कंडक्टर के केस में लिया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सेम बना था, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्फीयर के अगर बाहर जाओगे, स्फीयर के अगर बाहर जाओगे तो स्फीयर कैसा नजर आएगा, पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा। स्फेरिकल बॉडी में हम लोग क्या पढ़े थे कि स्फीयर के अगर बाहर जाओगे, अगर दूर से स्फीयर को देखोगे तो कैसा नजर आएगा, वो पॉइंट चार्ज की तरह। और इसको ये प्रूव भी कर रहा है, क्या कर रहा है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण है, पॉइंट चार्ज के कारण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का भी फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और स्फीयर के कारण भी क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्फीयर को अगर बहुत दूर से देखा जाए तो कैसा नजर आएगा, वो पॉइंट चार्ज की तरह। तीन जगह, कंडक्टर के भी आउटसाइड में देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, नॉन कंडक्टिंग के भी बाहर देखो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, और पॉइंट चार्ज के कारण भी के क्यू बाई आर स्क्वायर है। इसका मतलब कह रहे हैं कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, क्या हो, कोई भी बॉडी हो, या वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, वो कैसा ट्रीट होगा, एज अ पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। तो तीन जगह हम लोग यहां फॉर्मूला देखे, इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड। क्या देखे, इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड। तो अब इसका एक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द सेंटर कैसे वैरी करता है। अगर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहां, इनसाइड में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में कैसा होगा, 1 बाई आर स्क्वायर, और सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये दो तीन क्वेश्चन इसके अंदर क्या है बन सकता है। तो अब हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ पोजीशन। चलो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। तो एक क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ग्राफ के लिए एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर एज्यूम कर लेते हैं कि इस साइड में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड में क्या होगा, आर। ऐसा रहा होगा। हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इधर आर को ले रहे हैं। अब ये जब लोगे तो क्या करना होगा कि सबसे पहले को एक आर मानना पड़ेगा जो कैपिटल आर के बराबर हो।
क्योंकि हमको 3 पार्ट इसको डिवाइड करना है, एक है इनसाइड, एक है आर और एक है आउटसाइड। तो 3 पार्ट इसको हम लोग डिवाइड कर लिए। कैसे? एक है आर पे, एक है आर के अंदर और एक है आर के बाहर। तो हम लोग क्या देखे थे, जब आर कैपिटल आर से छोटा हो तो ई क्या था, डायगोनल टू आर। जब आर छोटा था तो ई डायगोनल किससे था, कैपिटल स्मॉल आर के। यानी डायरेक्टली होगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा तो कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा। स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ जाएगा। ये हम लोग का कैपिटल है। और जब आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर था तो ई इक्वल टू क्या था, ये के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या था हमारा मैक्सिमम वैल्यू था। ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पर रिजल्ट कर देगा। तो ई मैक्स अगर कोई पूछेगा कितना लिखेंगे, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड केस, ये केस 1 था, ये केस 2 हो गया। और थर्ड केस, जब आर जो होगा, जब आर मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो क्या था, 1 बाई आर स्क्वायर का। यानी 1 बाई आर स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ कर्व जाएगा। तो यहां से वो क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये गिरते चला जाएगा। यानी ये डिक्रीज होते जाएगा, बहुत तेजी से घटता है। 1 बाई आर स्क्वायर है ना, तो बहुत तेजी से ये गिर रहा है, इसलिए इसका कर्व कैसा होगा, शार्प। ऐसा कर्व हो जाएगा, शार्प नहीं, नुकीला नहीं होगा, बल्कि ऐसे कर्व हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये कब जीरो होगा, जब इन्फिनिटी पे जाएंगे, इसलिए ये क्या होगा, इसके पैरेलल चलता चला जाएगा। ये ग्राफ इसके पैरेलल चला जाएगा, कहां खत्म करोगे, तो इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। तो ये हमारा टोटल जो है कंप्लीट ग्राफ हो गया। अगर ग्राफ याद रखोगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैसे वैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो याद रहेगा। यहां से देखो, जैसे जैसे सेंटर से हम लोग दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इसके सरफेस पे मैक्सिमम हो गया। और फिर जब बाहर जाने लगे तो ये क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर जब हम जाना दूर स्टार्ट किए, फिर से ये क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये ग्राफ अगर याद रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी क्वेश्चन है उसको तुम लगा सकते हो और ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला इज क्या था हमारे पास, के क्यू आर बाई आर क्यू। यहां तो हो ही गया, यहां पे E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी याद रखोगे और ये ग्राफ याद रखोगे। ग्राफ को याद करने से क्या होगा, हम लोग को चीज बहुत कम में बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए ग्राफिकली जो है वो याद रखना ज्यादा अच्छा होता है। ग्राफ से बहुत ज्यादा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को याद रखोगे ना तो बहुत सारा वेरिएशन याद रहता है। इसलिए ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि याद रखो। ठीक है ना, चलो।